पूज्य मालिक को मेरा प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। हमारे बुक रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। बुक जो हम रीड कर रहे हैं उसका नाम है द विजडम ब्रिज। इसे हमारे दाजी कमलेश डी पटेल जी ने लिखा हुआ है। हम इनके लिटरेचर की 2 किताब पहले पढ़ चुके हैं, डिजाइनिंग डेस्टिनी, नियति का निर्माण और द हार्टफुलनेस वे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द विजडम ब्रिज। आपके प्रियजनों के दिलों को छू जाने वाले जीवन के 9 सिद्धांत जिनको दाजी ने बताया है। वो 9 सिद्धांत जो आपको बदल देंगे, आपके नजरिए को बदल देंगे परवरिश को लेकर। इसमें इसमें विषय सूची है। विषय सूची में सबसे पहला जो संदेश है वो प्रिय माता पिता। दाजी प्रिय माता पिता यानी कि अभिभावक से कुछ कहना चाहते हैं जो बच्चों को पालते हैं। माता पिता भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, जो भी बच्चों की परवरिश करते हैं। उसके बाद हम दाजी के दिए हुए 9 सिद्धांत पढ़ेंगे। सिद्धांत 1 में एक बच्चे की परवरिश करने में अब भी अनेक लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। जिसमें पढ़ेंगे एक गांव लोगों से बनता है, किसी जगह से नहीं। इसी प्रकार से हम दाजी के 9 सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें आगे है प्रिय माँ। चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्रिय माता पिता। एक बार मैंने एक गुरु और उनके साथ रहने वाले शिष्य की कहानी पढ़ी थी। कई वर्षों के प्रशिक्षण के बाद एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा कि अब वो इस दुनिया का सामना करने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तैयार है। उसके विदाई वाले दिन गुरुजी की पत्नी किसी न किसी बहाने से शिष्य के विदा होने में देर कर रही थी। आखिरकार शाम के समय जब उसे रोकने का कोई बहाना नहीं बचा, तब उन्होंने बेमन से शिष्य को यात्रा के लिए लालटेन और उसकी पसंद का भोजन बांध कर दे दिया। शिष्य के सामने एक लंबी यात्रा थी, जिसका कुछ रास्ता धूल भरी पगडंडियों और वीरान जंगलों से होकर गुजरता था। वो अभी कुछ ही दूर गया होगा कि उसे गुरुजी की पुकार सुनाई दी, जो उसे वापस बुला रहे थे। वो पीछे मुड़ा और आज्ञा अनुसार वापस लौट चला। वहां पहुंचते ही गुरुजी ने शिष्य से लालटेन वापस लेकर कहा कि प्रिय पुत्र, अब तुम घर जा सकते हो। ईश्वर करे तुम बहुत उन्नति करो। सवाल ये उठता है कि गुरुजी ने लालटेन वापस क्यों ली? क्या शिष्य अपने घर सुरक्षित पहुंच गया? शिष्य को इतने अंधेरे में आखिर जाने ही क्यों दिया गया? इन सवालों के माध्यम से ये कहानी संक्षेप में समझाती है कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते समय किन भावनात्मक उतार और चढ़ाव से गुजरते हैं। इस कहानी में जो गुरु है वो अनुशासन का प्रतीक है, गुरु माता जो हैं वो स्नेह का प्रतीक है, और लालटेन का वापस लिया जाना जीवन में बच्चों द्वारा अपने आंतरिक प्रकाश से निर्देशित होने का प्रतीक है। माता पिता होने के तौर पर हम बच्चों की देखभाल करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनका लालन पालन पोषण करते हैं। और एक दिन आता है जब वे घर के इस सुरक्षात्मक माहौल के बाहर कदम रखते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, ये किताब द विजडम ब्रिज समझदारी के मार्ग पर अभिभावकों को अपने बच्चों का मार्गदर्शन करने में सहायता करेगी। जब बच्चों का सामना जीवन के अच्छे और बुरे अनुभवों से होता है, तब ये समझ उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगी। ध्यान के एक प्रशिक्षक के तौर पर मेरे अनुभव, दादा होने के नाते मेरी चिंता, एक पिता के तौर पर एक सीख और एक जीवन के एक विद्यार्थी के रूप में मेरा अवलोकन, ये सब कुछ द विजडम ब्रिज किताब को लिखने में एक साथ आ गया है। दाजी, ये है दाजी के मैसेज। दाजी पेरेंट्स को बताना चाहते हैं, उन बच्चों को बताना चाहते हैं जो घर के बाहर अकेले रहते हैं। तो ये किताब सभी के लिए है, सबको पढ़ना चाहिए, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी। क्या होता है कि जब बच्चा घर में रहता है तो वो एक सुरक्षात्मक माहौल में रहता है, जहाँ उसकी देखभाल के लिए उसके माँ है, पापा हैं, दादा दादी, नाना नानी, सभी लोग हैं।
जो उसको कोई भी गलती करने से पहले ही रोक देते हैं। लेकिन कभी ना कभी तो बच्चा बाहर जाएगा, पढ़ने के लिए जाएगा, नौकरी के लिए जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो सदैव के लिए घर में ठहर जाएगा, नहीं। तो ये किताब आपको उस उन चीज़ों से लड़ने में, उन चीज़ों से आपका मार्गदर्शन करने में मदद करेगी कि आपको किस तरह से रहना चाहिए। और इवन जी इस किताब में दाजी ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। एज़ एक दादा होने के नाते उनके क्या कर्तव्य थे, उनकी क्या चिंता थी अपने नाती-पोतों के लिए। एक पिता के तौर पर वो उन्होंने क्या सीख दी, एक जब वो एक विद्यार्थी थे, तो उनका स्वयं का क्या अवलोकन था। ये सब चीज़ें हमारे गुरु ने इसमें दी हुई हैं। ये किताब माता-पिता और अभिभावकों के लिए है। मैंने अभिभावक शब्द का उपयोग एक व्यापक अर्थ में किया है, जिसमें वे सभी लोग शामिल हैं जो किसी भी क्षमता में एक बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। ये किताब माता-पिता और अभिभावकों के लिए है। यहाँ अभिभावक उन्होंने व्यापक अर्थ यानी कि सभी के लिए अभिभावक का प्रयोग उन्होंने इसीलिए किया है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बच्चों को सिर्फ माता-पिता ही उनकी परवरिश करते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ माता-पिता नहीं होते हैं, कभी दादा-दादी केयर टेकर की तरह कभी दादा-दादी उनकी परवरिश कर रहे हैं, कहीं नाना-नानी, चाचा-ताऊ कोई भी परवरिश कर सकते हैं। तो अभिभावक में वो सभी आ जाते हैं। इसमें माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची, अध्यापक और केयर गिवर यानी कि देख-रेख करने वाले आदि शामिल हैं। इसके अलावा मैंने परिवार शब्द का उपयोग उपयोग किया है जिसमें विभिन्न प्रकार के परिवार शामिल हो जाते हैं, जैसे बड़े संयुक्त परिवार, एकल परिवार, सहपालकों वाले परिवार, एकल अभिभावक और इसी तरह से कुछ अन्य। संयुक्त परिवार जहाँ पे सभी लोग रहते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, पूरा परिवार रहता है। एकल परिवार सिर्फ माता पिता रहते हैं। सहपालकों वाले परिवार, पिछले 40 वर्षों में मुझे दुनिया भर के हजारों परिवारों से मिलने का सौभाग्य मिला है। मैंने उनके साथ ध्यान किया है, भोजन किया है, यात्राएं की हैं और उन्हें मैंने सलाह भी दी है। मैंने काफ़ी सारी जोड़ियां मिलाई हैं और सैकड़ों शादियां भी कराई हैं। कई बच्चे जो मेरे सामने बड़े हुए हैं अब वे शादीशुदा हैं और अपने स्वयं के खुशहाल परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं। मुझे हर रोज कई माता पिता के ईमेल मिलते हैं जिनमें वे अपने सुख दुख बांटते हैं। उनके सदा के लिए सुखमय जीवन वाले संदेश में माता पिता अपने नवजात शिशुओं की तस्वीरें भेजते हैं। वे मुझे अपने बच्चों के शौक, ग्रेजुएशन और कॉलेज में दाखिले के बारे में भी बताते हैं। मुझे मायूसी भरे इस तरह के ढेरों ईमेल आते हैं। हमने सब कुछ आजमा कर देख लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अभिभावक बताते हैं कि कष्टप्रद छेड़छाड़ का शिकार होना, जेंडर आइडेंटिटी के साथ संघर्ष होना, हीन भाव से ग्रसित होना और आपसी रिश्तों में समस्या और मादक पदार्थों का सेवन जैसी कुछ चुनौतियों से उनके बच्चे किस तरह से जूझ रहे हैं। और जब हालत बिगड़ जाते हैं और जब हालात बिगड़ जाते हैं तो अभिभावक खुद को दोष देते हैं कि वे सही वक्त पर कदम नहीं उठा पाने और बच्चों में सही नैतिक मूल्य को विकसित न कर पाने और जब उन्हें ज़रूरत थी तब उनके लिए मौजूद न रह पाने के लिए वो खुद को दोष देते हैं। इस तरह के ईमेल दाजी को भेजे जाते हैं, अपना सुख दुख बांटते हैं। एक्चुअली में हमारा सबसे बड़ा धन क्या है पता है? हम जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं और हमारे बच्चे की तारीफ होती है तो हमें बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि वो उस बच्चे की तारीफ नहीं है, एक्चुअल में वो हमारी परवरिश की तारीफ हो रही है। वहीं क्या होता है, अगर बच्चे को कोई बुरी लत लग जाती है, कोई बुरी आदत लग जाती है उसको, तो वहीं हमें बहुत दुख होता है कि शायद हमारी परवरिश में कहीं कमी रह गई है, तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। परिवार अधिक दृढ़ता के साथ इन सभी चुनौतियों का सामना किस प्रकार से कर सकते हैं? ऐसी मनोव्यथा से बचने के लिए एक परिवार आखिर क्या कर सकता है? विवेक और विज्ञान से अभिभावक क्या सीख सकते हैं? मैंने कई सालों तक इन सवालों पर बहुत ही सोच विचार किया है और उनके जवाब पाने के लिए ध्यान भी किया है। मैंने मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के साथ ज्ञानवर्धक बातचीत की है। 3 वर्ष पहले जब से मैं दादा बन गया हूँ, तब से जो कुछ मैंने सीखा है उसे दूसरों के साथ बांटने की प्रेरणा मेरी
तीव्रतर होती गई है। महामारी के दौरान ये विचार एक निर्णायक मोड़ पर आया। जैसे जैसे वायरस मानव जाति को अपना शिकार बनाता गया, परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया। तो छोटी उम्र के बच्चे जिन्हें मैं जानता हूँ, रातों रात वो अनाथ हो गए। उनके माता पिता और बुजुर्ग कोविड-19 के शिकार हो गए और कुछ दिनों के अंतराल में ही अलग अलग अस्पतालों में उनकी मृत्यु भी हो गई। वे बच्चे अब मेरे साथ रहते हैं और हार्टफुल लर्निंग सेंटर में पढ़ाई करते हैं। महामारी के शुरुआती महीनों के दौरान मेरे मन में बार बार जो सवाल आता था वो ये है कि इस न्यू नॉर्मल यानी कि किसी संकट के बाद जीवन शैली में आने वाले बदलाव, इसके दौरान मैं अभिभावकों की मदद कैसे कर सकता हूँ। ये जो महामारी है कोविड-19, ये तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन मैं परिवारों पर, विशेषकर बच्चों पर इसके दुष्प्रभावों से चिंतित हूँ। पिछले अनेक वर्षों से मैं परिवारों की सुख शांति, बच्चों के पालन पोषण और हमारे बुजुर्गों की देखभाल करने की जरूरत के बारे में बात करता आया हूँ। इस महामारी की पृष्ठभूमि में एक अत्यावश्यक जरूरत की भावना के साथ मैंने इस किताब को लिखना शुरू किया था। मुझे इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। दाजी ने बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात रखी है। कोविड-19 के समय में जो उन्होंने देखा, वो उन्होंने इसमें साझा किया है। आगे है, अभिभावक अपना बेहतरीन कर रहे हैं और उन्हें सहयोग की जरूरत है। आजकल अधिकांश अभिभावकों के लिए घर का माहौल वैसा नहीं रहा जैसा कि उनके बचपन में हुआ करता था। यदि आप 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, तो आपने अपने बच्चों की तुलना में दादा दादी, नाना नानी और बुजुर्गों से कहानियां सुनकर मंत्र मुग्ध होते हुए अधिक समय बिताया होगा। आज क्या होता है, आज परिवारों के पास सहायता नहीं है। पहले के बच्चे कैसे पलते बढ़ते थे, उनके पास सभी होते थे, दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, सब बच्चा एक हाथ में कभी रहता ही नहीं था। सभी के हाथों में वो कब बड़ा हो जाता था, कब पल जाता था, पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज के टाइम पे परिवारों के पास वो सहायता नहीं है। वे किसी प्रकार से सब कुछ स्वयं करो, DIY के अनुसार पालन पोषण कर रहे हैं। सब कुछ स्वयं करो। ये शिशु के आने के बहुत पहले ही शुरू हो जाता है कि माता पिता को श्वास लेने के प्रशिक्षण, कक्षाओं और बच्चे का कमरा तैयार करने से लेकर कार की सीट, बच्चे की गाड़ी और पालना कैसा होना चाहिए, ये बच्चा जब आया नहीं ना, उससे पहले की प्रिपरेशन हो जाती है। दिमाग को सुन्न कर देने वाली सोच से लेकर सब कुछ स्वयं ही तय करना पड़ता है। लेकिन अधिकतर माता पिता को, खास तौर से माताओं को, बच्चों के पालन पोषण में कोई भी सहयोग नहीं मिलता या उनके पास कोई पूर्वानुभव भी नहीं होता है। जब पहली बार वे बच्चे को डकार दिलवाती हैं या उसे सुलाती हैं, तब वाकई में उन्हें अपने बच्चे के होने का एहसास होता है। कुछ दशकों पहले स्थिति अलग थी। उन दिनों परिवार बड़े हुआ करते थे और साथ में रहते भी थे, या साथ में नहीं रहते थे तो आसपास ही रहते थे, और उनकी सहायता के लिए चाचा चाची, दूसरे रिश्तेदार मौजूद होते थे क्योंकि सब आसपास में ही रहते थे। आपने देखा होगा पुराने टाइम पर, या जो अपने चाचा ताऊ वगैरह या दादा दादी वगैरह हैं, सबके घर आसपास बने रहते हैं, कोई बहुत दूर नहीं है। बिल्कुल जैसे आज तो बात ही अलग है, आज तो बहुत मीलों दूर रिश्तेदार बस गए हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ था। पहले जितने भी रिश्तेदार हैं, अगर या तो एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही घर नहीं होगा तो सब आस पड़ोस में ही रह रहे हैं। बड़े भाई बहन देखभाल करने और घर संभालने में मदद करते थे। जीवन के कौशल बड़ों से बच्चों में स्वाभाविक रूप से संचारित होते रहते थे, क्योंकि बच्चे बड़ों को देखकर सीख रहे होते थे घर में। अतीत के दिनों के विपरीत आज के अभिभावक, जिनके पास वो सहायता उपलब्ध नहीं है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करते रहते हैं। आज के टाइम पे क्या होता है, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, उनको जाना है, बच्चा भी है, उसको भी देखना है, तो चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन दिनों अभिभावक अपने बच्चों के जीवन में पहले से अधिक सक्रियता और उत्सुकता से मौजूद रहते हैं। टाइगर, हेलीकॉप्टर,
लॉन मूवर, फ्री रेंज और डॉल्फिन जैसे शब्द हैं जो लालन पालन के तरीकों की व्याख्या करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अभिभावकों का सारा ध्यान नेक इरादे से होता है। ये अपने बच्चों को तैयार करने की अभिभावकों की उत्सुकता को दर्शाता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ के लिए तैयार करना, उनको परिवर्तन के लिए तैयार करना, उनको नेतृत्व के लिए तैयार करना और उनको सफलता पाने के लिए तैयार करना, ये अभिभावकों के अंदर उत्सुकता को दर्शाता है। तैयारी करवाना ही परवरिश का नया रूप है। हर क्षेत्र में बच्चा अव्वल रहे। हम यही चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा हर चीज में अव्वल रहे, सब सब चीजों में फर्स्ट आए। इस सोच के मुताबिक बच्चों को तैयार करने के जुनून में गर्मियों की अलहड़ मस्ती की जगह अब हम क्या करते हैं, गणित और विज्ञान की एडवांस कक्षाओं में उनको भेजते हैं। पहले ये हुआ करता था जब मेरा स्कूल टाइम था, या आपको भी पता होगा, पहले जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो सिर्फ गर्मियों की छुट्टियां ही होती हैं, कोई भी वर्क नहीं मिलता था। मार्च स्टार्ट होता था, अप्रैल मई जून जुलाई, जब तक जुलाई जुलाई में स्कूल नहीं खोलते तब तक 4 महीने की सिर्फ और सिर्फ वेकेशन। कोई होमवर्क नहीं, कुछ भी नहीं। तो उस टाइम पे वाकई में वेकेशन होता था, दादा दादी के यहाँ जाते थे, घूमते थे, बहुत सी चीज़ें नई नई सीखते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल लगता है कि कोई भी चीज़, कोई भी टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए बच्चों का। अच्छा गर्मियों की छुट्टी मिली है, ठीक है, तो चलो ये वाली क्लास ज्वाइन करवा देते हैं उनको, ये करवा देते हैं। तो उनका वो जो बचपन है, जो वो करना चाहते हैं, वो हमने उसको भी एक सीमा में बांध दिया है कि आपको ये करना है, आपको मस्ती भी करनी है ना, तो उसके लिए भी स्कूल ज्वाइन करवा देते हैं, वहां जाके आप ये चीजें करो। शहर की माताएं जो अपने बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए ले जाती थी और जो पिता शतरंज खेलने ले जाया करते थे, अब वे शेड्यूल मैनेजर और वाहन चालक बन गए हैं, जो बच्चों को एक क्लास से दूसरी क्लास तक ले जाने का काम करते हैं। कई बच्चे तो 5वीं कक्षा से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कितने बच्चों को उतने ही उत्साह के साथ अपनी भावनात्मक प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। सारे अभिभावक अपने बच्चों को नामी दामी गैर सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए प्रयासरत रहते हैं, प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए, जो कि व्यक्तिगत बचत की कीमत पर होता है। और फिर कुछ लोग भविष्य में आईआईटी या आईआईएम में प्रवेश की संभावना को बेहतर बनाने के लिए इन स्कूलों में दाखिले का प्रयास करते हैं। हालांकि ये सब जो हम करते हैं बच्चों के लिए, उसके पीछे हमारी नेक नियत होती है, हमारा इरादा बहुत नेक होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब योजना अनुसार काम नहीं कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि समृद्ध और उच्च शिक्षित परिवारों के किशोर और उनसे छोटे बच्चे एक उच्च खतरे वाले समूह में आ जाते हैं। उनमें अवसाद, मादक द्रव्यों का सेवन, चिंता, विकार और अन्य भावनात्मक मुद्दों जैसे कि अप्रसन्नता के शिकार होने की दर सबसे अधिक है। देखो, हमारा इरादा बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे अव्वल आए, हम इसीलिए ये सारे काम उनके लिए करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम उन पर प्रेशर डाल रहे होते हैं और फिर उनका जो परिणाम निकल के आता है कि अब वो ड्रिंक करने लगे हैं, वो खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि संगति भी मैटर करती है। एक जो माहौल हम देना चाहते हैं, हम वो नहीं दे पाए कहीं ना कहीं, और हमें ये बात भी एक्सेप्ट करनी होगी एज अ पेरेंट्स। ये अमेरिका में उनके अन्य किसी भी समूह के साथ किए गए एक तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया है। हालांकि मेरे पास भारत और अन्य देशों के ऐसे ही आंकड़े नहीं हैं, लेकिन इन देशों के अभिभावकों से मेरी बातचीत में मैंने ये महसूस किया है कि वे सब भी कमोबेश इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने बच्चों के मन में इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की ऐसी सोच बड़ी मात्रा में बैठा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हम बच्चों के आंतरिक विकास के परिपोषण के लिए पर्याप्त कार्य कर रहे हैं? ये सवाल आप खुद से करिए। क्या हम उनको प्रेशराइज कर रहे हैं? क्या हम वो कर रहे हैं जो बच्चे खुद चाहते हैं, या सिर्फ अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर थोप रहे हैं? माता पिता से जितना बन पड़ता है उतना वो करते ही हैं, और वो कर रहे हैं। उनके तनाव और सहयोग की कमी के कारण बच्चों का पालन पोषण कई बार निराशा से भरा प्रयास बन जाता है।
बेशक खर्चीला तो वो होता ही है। अमेरिका में बच्चों के उत्पादों का उद्योग जो है वो 30 अरब डॉलर का है, जो ये दर्शाता है कि माता पिता अच्छी परवरिश के लिए कितने आतुर हैं। बच्चों के उत्पादों का उद्योग, वही वाली बात, दोनों को जॉब पे जाना है, बच्चे को किसके भरोसे छोड़ें, तो केयर टेकर रखते हैं जो बच्चों को पालती हैं, पोसती हैं और एक मोटी रकम भी लेती हैं। तो ये एक तरीके से खर्चीला भी है। वो ये क्यों करती हैं? जिससे बच्चों को अच्छी परवरिश मिले। वे पेरेंटिंग क्लास में जाते हैं, सीखते हैं कि अच्छे पेरेंट्स कैसे बने। इसके विषय में वे किताब भी पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, जिनमें ये किताब भी शामिल है। दूसरी संस्कृतियों से सीखते हैं और व्यक्तिगत त्याग करते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर कहीं दिल की गहराई में वे सर्वश्रेष्ठ माता पिता बनना चाहते हैं। द विजडम ब्रिज अभिभावकों की ऊर्जा को चिंताओं से हटाकर सही समझ प्रदान करेगी। अभी तक जितनी भी समस्याओं की हमने बात की थी, उन सब का समाधान है ये किताब। ये उन्हें सही समझ की नई दृष्टि देगी कि किस तरह से हम अपने हृदय के विवेक को उजागर किया जाए और प्रसन्न व दृढ़ बच्चों की परवरिश की जाए। द विजडम ब्रेस तैयारी पर जोर देने की बजाय पुनः परवरिश को केंद्र बिंदु पर रख देगी। बच्चों को तैयार करना ऐसा ही है जैसे मानो इस दुनिया में जीवित रहने के लिए उन्हें मूलभूत बातों का अनुपालन सिखाना। अजनबियों से बात मत करो, एक निश्चित दिनचर्या अपनाओ, जमकर पढ़ाई करो, जंक फूड यानी कि अस्वास्थ्यकर चीजें नहीं खाओ, इत्यादि चीजें। हम इसे परवरिश का व्यवहारिक पक्ष भी कह सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जरूरी है और बहुत कुछ करना रहता है इसमें, लेकिन अपने आप में तैयार करना बच्चे के लिए एक अधूरा विचार है। जबकि परवरिश में बच्चे का आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक और शारीरिक पालन पोषण शामिल होता है। तैयार करना अभिभावकों पर अधिक से अधिक करने का दबाव डालता है, जबकि परवरिश जो कि उचित है वही करने के लिए अभिभावकों को निर्देशित करती है। तैयारी करना एक समझौता है, जबकि परवरिश एक गहरा रिश्ता है। बच्चे के आने की पहले तैयारी करना, प्लानिंग करना अच्छी बात है, लेकिन ये एक समझौता है कि हमको ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। परवरिश परवरिश एक गहरा रिश्ता है कि मुझे मेरे बच्चे के लिए ये करना है। परवरिश शब्द उस स्थान से आया है जहां मेरे बच्चे के विकास के लिए क्या अच्छा है कि सोच रखना। मेरे बच्चे के लिए क्या बेस्ट है वो मुझे करना है। परवरिश बच्चे के जीवन में समृद्धि के लिए एक दूरदृष्टि की सोच है। परवरिश एक पवित्र कार्य है जो घर में प्रारंभ होता है। अपने सार रूप में परवरिश ही असली तैयारी है। विवेक द्वारा मार्गदर्शित परवरिश हृदयपूर्ण बन जाती है। ये सीखने के लिए कि विवेक किस तरह से परवरिश में मदद करता है, हमें पहले हृदय को समझना होगा। समस्त संस्कृतियों में हृदय विवेक का स्थान है। ये एहसास और अंतर ज्ञान का स्रोत है। जब हम छोटा सा कोई कार्य करते हैं तो हम कहते हैं कि आप ध्यान कीजिए। किसी बच्चे की परवरिश करना ये सबसे बड़ा काम है। हम एक इंसान बनाने जा रहे हैं, वो हम पर डिपेंड है कि हम उसको कैसा बनाएं। तो आपको नहीं लगता कि हमें इसमें सबसे ज्यादा खुद को बेहतर करने की ज्यादा जरूरत है? हमारे अंदर उस विवेक का होना ज्यादा जरूरी है जो हम उसको सिखा पाए। हम सभी ने हृदय की प्रेरणा का अनुभव किया है, इस पर विवाद नहीं हो सकता। इस पर सिर्फ पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि प्रेरणा हृदय की भाषा है। जब परवरिश हृदय द्वारा मार्गदर्शित होती है तो हमारी भूमिका को निर्देशित करने में हम प्रेरणा का सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं। पूर्णतया आश्वस्त करने वाली आंतरिक शांति में डूबे रहने व समय पर सतर्क रहने से हम हृदय की भाषा सुन पाते हैं। जब हम हृदय के विवेक को ध्यान से सुनते हैं तो अक्षम करने वाले संदेह के स्थान पर हम विश्वासपूर्ण निर्णय लेते हैं। क्या इसका अर्थ ये है कि हृदय का विवेक परवरिश की सारी समस्याओं का समाधान है? क्या इसका अर्थ ये है कि हमारे बच्चे हमेशा सही काम ही करेंगे? ऐसा नहीं होता है।
बच्चों पर कहीं ना कहीं कई चीजों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि घर का वातावरण सबसे मेन। जिस आड़ोस पड़ोस में वे रहते हैं, जिस स्कूल में वे जाते हैं, जिन दोस्तों के साथ वे घुलते मिलते हैं, और जिस तरह की वे किताबें पढ़ते हैं, इस प्रकार का सूचना तंत्र उन्हें घेरे हुए, ये सभी चीजें बच्चे की परवरिश पर असर डालती हैं। घर का वातावरण, द हार्टफुलनेस वे में हमने बात की थी। हम जैसा वातावरण रखते हैं ना, जब हम ध्यान के लिए जगह ढूंढ रहे थे कि हम किस जगह पर बैठ के ध्यान करें, तो हम बात करते थे कि घर का वातावरण होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तो हम एक बच्चे की परवरिश करने जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमें माहौल जो है वो बच्चे के हिसाब से रखना चाहिए? आपने देखा होगा कई घरों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चों के सामने लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी मोटी नहीं, बहुत ज्यादा होती हैं। आपने कभी सोचा कि बच्चों के दिमाग पे इन चीजों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जो दिमाग अभी विकसित भी नहीं हुआ है, बच्चे छोटे से लेकर जब तक वो समझदार हो रहा है तब तक की एज तक का, क्यों करना है? जबकि हम सब सबको ज्ञान देते हैं कि नहीं, बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी है, इस तरीके की कोई भी बात नहीं करनी है, लेकिन हम काम वही करते हैं जिस आस पड़ोस में वो रहते हैं। बच्चा बाहर खेल रहा है, बाहर बच्चों के साथ खेल रहा है, वो गाली गलौज कर रहे हैं, तो हमारा बच्चा भी वही सीख के आ रहा है। तो हमें इस बात पर भी ध्यान दे रहा है कि हमारे बच्चे के आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, उसके वो जिनके साथ खेल रहा है वो कैसे हैं, आस पड़ोस का माहौल कैसा है। स्कूल में वो जाते हैं, देखिए हम घर पे हैं तो हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जिस स्कूल में वो जाते हैं वो स्कूल कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, वे किताब किस तरह की पढ़ रहे हैं, ये सभी चीजें बहुत मैटर करती हैं। ये सभी चीजें हमारे बच्चे को घेरे हुए हैं। वो चिंता जो हर चीज पर नियंत्रण करने की कोशिश से उत्पन्न होती है, उसे विवेक समाप्त कर देता है, और बच्चे के लिए एक मजबूत आधार बनाने पर अभिभावकों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। परवरिश करने में कई बातें शामिल हैं, लेकिन ये एक चीज नहीं है, यानी कि परिपूर्ण बनाने की स्पर्धा। यहाँ कोई भी परिपूर्ण अभिभावक नहीं है, कोई भी परफेक्ट पेरेंट्स नहीं है। हम सब करते करते ही तो सीखते हैं। बच्चे अपने अभिभावकों को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिभावक की प्रतिस्पर्धा जीती थी। वे सर्वश्रेष्ठ हैं क्यों? क्योंकि वो उनके माता पिता हैं। बच्चों से प्राप्त होने वाला बिना शर्त निष्कपट प्रेम ही माता पिता को मुश्किल वक्त में भी प्रयासरत रखता है। हम सभी से कभी ना कभी गलतियां तो हो ही जाती हैं। हर दिन हमें कुछ नया काम मिल जाता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, कि चाहे वो कितना भी छोटा हो, कि हमें कि इसे हम किसी दूसरी तरह से भी कर सकते थे। कोई बात नहीं, इसे स्वीकार कर लें और फिर से ना दोहराने का संकल्प लें और आगे बढ़ जाएं। देखिए, लाइफ में हम बहुत सी गलतियां करते हैं, तो क्या उन गलतियों को पकड़ के बैठ जाएं? पेरेंट्स हैं, सीख रहे हैं, कोई पैदा होते से तो हम सीख के नहीं आए थे, है ना? उस टाइम पे हम भी बच्चे थे, हम भी बड़ों से सीख रहे थे। उनको देखते देखते आज हम बड़े हुए, हमें देखते हुए हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो गलतियां हमसे होती हैं, तो क्या उनको पकड़ के बैठ जाए? नहीं। कोई भी कितनी भी चीज़ हो, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई, कोई बात नहीं, बस वो गलती दोबारा ना हो, ये संकल्प लीजिए और आगे बढ़ जाएं। उसे सीखिए अपनी मिस्टेक से। विवेक कहता है कि आत्मा अपने माता पिता का चुनाव करती है। हमने अपने माता पिता को चुना है, हाँ, और हमारे बच्चों ने हमें चुना है। एक्चुअल में बच्चे माता पिता को चुनते हैं। वो चुनते हैं कि उनको किस घर जाना है, कहाँ से उनकी यात्रा पूरी होगी। तो बच्चे आत्मा जो है वो अपने माता पिता का चुनाव करती है, जिस तरीके से हमने अपने माता पिता को चुना और हमारे बच्चों ने हमें चुना। इसके बदले में अभिभावक के तौर पर हम सर्वोत्तम गुणों और आचरणों को चुनते हैं जो हमारे बच्चों की नियति का निर्माण करने में सहायक हों। द विजडम ब्रिज इस उत्तम यात्रा के लिए एक दिशा निर्देशिका है। सिद्धांत, द विजडम ब्रिज सिद्धांतों की एक सरल रूपरेखा प्रस्तुत करती है जिन्हें आसानी से लागू किया जा सकता है। जब आप अंधकार में हो और आपके हाथ में माचिस की डिब्बी आ जाए, तो ये महत्व नहीं रखता कि आप कौन सी तीली को जला रहे हैं, क्योंकि कोई भी तीली जलाएंगे रोशनी तो सभी देंगी ना। तो ये सिद्धांत भी उन माचिस की तीलियों की तरह है। वे विवेक के
स्रोत से आए हैं और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कौन सा सिद्धांत चुनते हैं, वे सभी आगे के पथ को प्रकाशित करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 9 सिद्धांत हैं। ये किताब 9 भागों में विभाजित है, प्रत्येक भाग में एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत क्या है? 9 सिद्धांत। पहला सिद्धांत है, एक बच्चे की परवरिश करने में अब भी अनेक लोगों की जरूरत पड़ती है। देखो, बच्चे पल जाते हैं, अगर कोई एक इंसान को पालना है तो वो पाल सकता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि उसकी एक अच्छी परवरिश देनी है तो उसमें वाकई में अनेक लोगों की जरूरत पड़ती है। दूसरा है, विवेक द्वारा मार्गदर्शित हो, इसे प्राप्त करें, इसे विकसित करें और इसे बांटें, अपने विवेक के द्वारा मार्गदर्शित हो। तीसरा सिद्धांत है, बच्चों के आगमन के बहुत पहले से ही तैयारी प्रारंभ हो जाती है। हमको पता है कि बच्चा घर में आने वाला, तो उससे पहले ही हमको तैयारी करनी होगी उसके अच्छे भविष्य के लिए, उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए। चौथा सिद्धांत है, खुशहाल माताएं खुशनुमा परिवार बनाती हैं। माँ खुश है तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा भी खुश होगा। माँ को उस तरीके का माहौल दिया जाना चाहिए। पहले के टाइम पर जब स्त्रियां गर्भवती होती तो उनको मायके भेज दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो सुखी रहें, उनको ज़्यादा काम न करना पड़े, वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम कर सकें, क्योंकि माँ सुखी रहेगी, माँ आराम से रहेगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली खुश रहेगा। ये जब हम इन 9 सिद्धांतों को डिटेल में पढ़ेंगे तो उनमें ये सभी बातें हम करेंगे। पांचवा सिद्धांत है कि बचपन के शुरुआती साल ही विवेक का आधार है। बचपन जो है बच्चों का, शुरुआत में जो रहता है, वही उनके विवेक का आधार है। छठवां सिद्धांत है, चरित्र ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। सातवां है, युवा भविष्य है, उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें हतोत्साहित न करें। आठवां सिद्धांत है, जीवन शैली हमारे मनोभावों की अभिव्यक्ति है। और नवा सिद्धांत है, अपने प्रेम को अनुशासित करें, अपने अनुशासन से प्रेम न करें। ये वो 9 सिद्धांत हैं जो हमें आगे इस बुक रीडिंग सेशन की जर्नी में पढ़ने हैं डिटेल में। बहुत लंबी यात्रा है क्योंकि ये सिद्धांत बहुत बड़े हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आएगा इसको पढ़ने में। अभिभावक हमेशा व्यस्त रहते हैं और उनमें से अधिकांश को कुल मिलाकर 20 मिनट तक का भी ऐसा समय नहीं मिलता जो पूरी तरह से उनके लिए हो, और इस बीच कोई विशेष कार्य या कोई अधिसूचना उनका ध्यान खींच लेती है। यही वजह है कि इस किताब के अध्याय ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने में 20 मिनट या उससे भी कम समय लगेगा। हर अध्याय को उपखंडों में विभाजित किया गया है ताकि इस किताब को पढ़ने में अभिभावकों को आसानी हो जाए। दाजी, देखो दाजी कितना सोचते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर पेरेंट्स अब बिजी हैं, उनको टाइम नहीं है किताब पढ़ने का। जैसा कि मैंने बुक रीडिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले कहा था कि आज का जो समय है वाकई में किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन हम कुछ काम करते हैं तो सुन तो सकते हैं। दादी ने ये किताब भी उसी पर्पज से लिखी है कि अगर आप ज़्यादा भी नहीं 20 मिनट भी पढ़ेंगे ना, तो आप 20 मिनट में वो जो दादी समझाना चाह रहे हैं वो आप 20 मिनट में ही समझ जाएंगे। मैं चाहूंगा कि अभिभावक इसमें से नोट्स बनाएं और उन्हें पसंद आने वाली पंक्तियों को रेखांकित करें। जब वे इस किताब को दोबारा पढ़ेंगे तो ये नोट्स उनके पठन के अनुभव को एक नया आयाम देंगे। प्रत्येक अध्याय में संकेत और सुझाव दिए गए हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि हमने इसकी एक वेबसाइट भी बनाई हुई है। वेबसाइट आप सभी को इसमें स्क्रीन पे दिख रही होगी। नीचे दिया गया क्यूआर कोड आपको सीधे वेबसाइट पर ले जाएगा। यहाँ से आप रीडर्स गाइड को डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपको चुनाव करने में मदद करेगी कि किताब का कौन सा भाग आपके लिए सबसे प्रासंगिक है, जिससे आपके समय की बचत होगी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास पूरी किताब पढ़ने का भी समय नहीं है, तो सिर्फ आपको ये जो नीचे क्यूआर कोड दिया है उसको स्कैन करना है, वो आपको सीधे वेबसाइट पर ले जाएगा। यहाँ पर आप रीडर्स गाइड को डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, तो वो आपके लिए उस विकल्प को चुनने में मदद करेंगे, जिससे आपके समय की और भी ज़्यादा बचत हो जाएगी। तो इस सबसे पहले तो इस किताब का चयन करने के लिए धन्यवाद। ये किताब सीधे मेरे दिल से निकली है, दाजी के दिल से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किताब आपके दिल को भी छू लेगी। कई बार जब यात्रा बहुत थकान भरी लग रही हो
और आकाश में अंधकार सा छा रहा हो, जब आप स्वयं को अनिर्णय और संदेह के चौराहे पर खड़ा पाएं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये किताब आपके हमेशा खुश रहने के पथ को प्रकाशित करती रहे और उन अंधेरी गलियों से आपको दूर ले जाए जहां आपने सब कुछ आजमा कर देख लिया लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। ये लाइन बहुत प्यारी है। हमने सब कुछ करके देख लिया, जब हमें कोई रास्ता नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आया, तो शायद ये किताब आपके लिए उस माचिस की तीली की तरह काम करेगी, जो आपको उस अंधियारे की गलियों से बाहर निकालकर उजाले में ले जाएगी, आपके पथ को प्रकाशित करेगी। तो ये किताबें सिर्फ यही किताबें नहीं, दाजी की सारी किताबें, हार्टफुलनेस की सारी बुक बहुत ही सरल और सहज शब्दों में है। इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं होता। सब सारे शब्द इतने सरल होते हैं कि खुद ब खुद एक मात्र पढ़ने से ही समझ में आ जाते हैं। तो ये थी द विजडम ब्रिज की शुरुआत, जो दाजी ने मैसेज दिया है कि हमको 9 सिद्धांत पढ़ने हैं, 9 सिद्धांतों को अपनाना है, 9 सिद्धांतों के जरिए एक परवरिश करनी है। 9 सिद्धांत जो हमारे जीवन की उन परेशानियों का हल है जो कभी-कभी हमें समझ में ही नहीं आती हैं। तो ये पहला मैसेज था पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए, माता-पिता के लिए, कि क्या करना है, क्या हम करते हैं। कल हम 9 सिद्धांतों की शुरुआत करेंगे, जिसमें पहला सिद्धांत है, एक बच्चे की परवरिश करने में अब भी अनेक लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे पर रोज पढ़ेंगे। वीडियो 2-4 दिन से रोज पढ़ेंगे। हो सकता है मैं वीडियो थोड़ा 1-2 दिन के गैप से अपलोड करूं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए आज चलिए हम कल से शुरुआत करते हैं 9 सिद्धांतों में। पहला सिद्धांत कल हम पढ़ेंगे। आप सभी का इस सत्र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।